नमस्कार दोस्तों। अगर हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करें तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या ये संविधान का भाग है और क्या इसमें संशोधन हो सकता है। ये सवाल लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रस्तावना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य, केस लॉ और संशोधन को आसान तरीके से समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। इसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया है, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है यानी कि कंक्लूजन होता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ जिन्हें N.A. पालकीवाला कहते हैं, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें इसने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को अपनाया है। नाउ हम बात करते हैं प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु के बारे में हम जानेंगे। अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके संसद नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नाउ हम देखेंगे टेनेट्स ऑफ द प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं। बेसिकली प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा, नेचर ऑफ इंडिया, इट डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक यानी कि यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के उद्देश्य क्या हैं। It lays down justice, liberty, equality and fraternity as the objectives of the Constitution यानी कि इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। फोर्थ है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के लागू होने की तिथि क्या है। इट मेंशन द डेट नवंबर 26, 1949 ये 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। नाउ हम देखते हैं कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना में मुख्य शब्द कौन कौन से हैं। बेसिकली प्रीएम्बल में कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया है जैसे कि सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक यानी कि संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य।
इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व जैसे शब्दों को भी जोड़ा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुवर्ण यानी कि संप्रभुता के बारे में। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन के कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। इसके ऊपर अन्य कोई शक्ति नहीं है और ये अपने मामलों का निस्तारण, आंतरिक व बाहरी मामले जिसमें शामिल होते हैं, उसका निस्तारण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यद्यपि इन 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना था, तथापि संविधान से अलग ये घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। इसी प्रकार इन 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को हासिल किया है, जो उसकी संप्रभुता को किसी भी मायने में सीमित नहीं करती है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। दूसरा है सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल यानी कि समाजवादी। इन 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित करके उसके अनुसार कार्य किया था। प्रस्ताव कहता था कि कांग्रेस के उद्देश्यों और भारत के संविधान की प्रस्तावना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोजना समाज के समाजवादी प्रारूप की स्थापना को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, जहां उत्पादन के मूल्य साधन सामाजिक स्वामित्व व नियंत्रण में हो, उत्पादन में क्रमिक रूप से तेजी लाई जाती है और राष्ट्रीय संपत्ति का समान वितरण होता है। यहाँ ये भी बात समझने वाली है कि लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है भारत ने, ना कि साम्यवादी समाजवाद को, जिसे राज्य आश्रित समाजवादी भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 ने भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बना दिया है। तीसरा है सेक्युलरिज्म इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जोड़ा गया है। जैसा कि उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1974 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, इसके बावजूद भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है और इसे संविधान में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म का सम्मान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। चौथा है डेमोक्रेटिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का भी यूज़ है। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। डेमोक्रेसी शब्द को दो ग्रीक शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। पहला है डेमोस और दूसरा है क्रेसिया। इसका तात्पर्य होता है लोग एवं शासन। ये प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा है अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।
अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो इसमें लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इसका उदाहरण है स्विट्ज़रलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औज़ार हैं। इनके नाम हैं परिप्रेक्ष्य यानी कि रेफ़रेंडम, दूसरा है पहल यानी कि इनिशिएटिव और तीसरा है प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना जिसे हम रिकॉलिंग भी कहते हैं और चौथा है जनमत संग्रह जिसे हम प्लेबिसाइट भी कहते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो इसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, पहला संसदीय और दूसरा राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज व्यवस्था के लोकतांत्रिकरण लक्षण के स्वरूप हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप में किया गया है जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी थी कि संविधान एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। पांचवा है रिपब्लिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का भी प्रयोग किया गया है। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जाता है, पहला राजशाही और दूसरा गणतंत्र। अगर हम राजशाही की बात करें यानी कि मोनार्की की अगर हम बात करें तो राजशाही व्यवस्था में राज्य का जो प्रमुख होता है वो राजा या रानी उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है जैसा कि ये व्यवस्था ब्रिटेन में है। और अगर हम रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र में राज्य प्रमुख जो होता है वो हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है जैसा कि अमेरिका में व्यवस्था है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ ये है कि भारत का जो प्रमुख है यानी कि राष्ट्रपति जो है वो चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल हैं। पहली तो ये है कि राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरा है किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति यहाँ पे होती है। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला रहता है यहाँ पर। छठा है जस्टिस इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का भी प्रयोग किया गया है। प्रस्तावना में न्याय 3 विभिन्न रूपों में शामिल है, पहला सामाजिक यानी कि सोशल जस्टिस, दूसरा है आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा है राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें यानी कि सामाजिक न्याय की बात करें तो इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। इसका अर्थ है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। अगर हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें यानी कि आर्थिक न्याय की अगर बात करें तो आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। और अगर हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें यानी कि राजनीतिक न्याय की बात करें तो इसका अर्थ है कि हर नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। ये तीनों तत्वों को 1970 की रूसी क्रांति से लिया गया है जिसे हम रशियन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं।
सातवां है लिबर्टी इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का भी प्रयोग किया गया है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति, साथ ही व्यक्तियों के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ बिलीफ यानी कि विश्वास, फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म और फ्रीडम ऑफ वर्शिप यानी कि उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक बनाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय ये नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाए। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति जो 1789 से 1799 तक हुई थी, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, वहाँ से लिया गया है। आठवां है इक्वालिटी इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता शब्द का भी प्रयोग किया गया है। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति की समान अवसर प्रदान करने के उपबंध इसमें शामिल हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस संबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं। पहला नागरिक यानी कि सिटीजन यानी कि सिविल इक्वालिटी, दूसरा है राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी और तीसरा है आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी। अगर हम सिविल इक्वालिटी की बात करें तो मौलिक अधिकार के निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। पहला है विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो आर्टिकल 14 कहता है। दूसरा है धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर मूल वंश निषेध यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, जो आर्टिकल 15 कहता है। तीसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि आर्टिकल 16 यानी कि 16 कहता है। चौथा है अस्पृश्यता का अंत यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि आर्टिकल 17 कहता है। पांचवा है उपाधियों का अंत यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि जो आर्टिकल 18 कहता है। अगर हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें तो संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। पहला है धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, जो कि आर्टिकल 325 कहता है, यानी कि नो पर्सन शैल बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और क्लास। दूसरा है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान यानी कि प्रोविजन ऑफ एडल्ट सफरेज फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो कि आर्टिकल 326 कहता है। अगर हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 39 है, उसमें महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। नौवा है फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बंधुत्व शब्द जो है उसका भी प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा, यानी कि इसका जो संबंध है वो भाईचारे की भावना से है। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारा की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य यानी कि आर्टिकल 51A भी कहता है कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना ये भी कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान यानी कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और दूसरा देश की एकता और अखंडता यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
10वां है इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अखंडता शब्द है वो भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। इस शब्द को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य हुए हैं के.एम. मुंशी। उनके अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ ये है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि ये भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। मौलिक कर्तव्य यानी कि आर्टिकल 51A में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी होगी कि वह महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। यानी कि एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट डिफेंड इंडिया सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी व्हाइल प्रोटेक्टिंग डिग्निटी ऑफ वुमेन। अब हम बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। ये संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य हुए हैं के.एम. मुंशी। उनके अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यकाल है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य हुए हैं पंडित ठाकुर दास भार्गव। उन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना के संबंध में प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। उन्होंने संविधान में प्रस्तावना को कहा है कि ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान की कुंजी है और ये संविधान का आभूषण है। ये एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। वे प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन ये एक घोषणा से भी ज़्यादा है, क्योंकि यह हमारे संविधान की आत्मा है जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। अब बात करते हैं द प्रियम्बल एंड इट्स डिबेट के बारे में, यानी कि संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। दरअसल प्रस्तावना जो है इसको लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का भाग है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं एक केस से जिसका नाम है बेरूबाड़ी केस, जो 1960 में एक मामला आया था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक कार्य निकलते हैं इसमें। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अतः उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अपनी सुनवाई दी थी कि संविधान मतलब यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। दूसरा मामला आया था केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 में आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्योंकि उसने महसूस किया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रस्तावना में उल्लिखित महान और आदर्श विचारों को ध्यान में रखकर ही संविधान का अध्ययन करना चाहिए। तीसरा केस आया था LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। इसमें पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। इसके अनुसार दो तथ्य और उल्लेखनीय हैं। पहला तो ये है कि द प्रियम्बल इज़ नाइदर अ सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर नॉर अ लिमिटेशन ऑन इट, यानी कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला।
दूसरा है इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि ये गैर न्यायिक है, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल है। नाउ हम बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन की संभावना कितनी है। दरअसल हमारे सामने इसको लेकर एक प्रश्न आता है कि क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 यानी कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है या नहीं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि ये प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले 1973 में उठा था। ये विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि आर्टिकल 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित हैं, उनको ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने अपना यह मत बेरूबाड़ी संघ 1960 के तहत दिया और कहा कि पूर्व में इस केस से संबंधित जो निर्णय लिया गया था वो गलत था और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते कि मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को आर्टिकल 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए 3 शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। इन संशोधनों को वैध ठहराया गया है। तो दोस्तों, प्रस्तावना केवल शब्दों का समूह ही नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की आत्मा है जो हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की दिशा में मार्गदर्शन देती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।